हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन, रिवीजन, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ परफेक्ट वे. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अ क्वेश्चन पेपर दैट इज KVS PGT Biology 2018. नाउ इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू दैट पेपर. सो हमने यहाँ तक क्वेश्चंस हमारे कवर कर लिए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है बायो का. मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. मैचिंग वाला क्वेश्चन है हमारा. ऑप्शंस देखिए, इधर हमारे पास क्या क्या है एक कॉलम में: फैमिली, ऑर्डर, जीनस, किंगडम एंड स्पीसीज. हियर वी हैव इंडिका, प्लांटी, एनाकार्डिएसी, सेपेंडेल्स एंड मैंगीफेरा. हमें मैच करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से ही आपकी 11th-12th एनसीईआरटी से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, बिकॉज ये सारे जो टर्म्स हैं यहाँ पर ये 11th एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन वाली जो यूनिट है वहाँ पर सब डिस्क्राइब है. सो फर्स्ट देखिए बेटा, फैमिली. फैमिली में क्या हो जाएगा? एनाकार्डिएसी. एनाकार्डिएसी फैमिली है जिसको सुमैक फैमिली या कैस्यू फैमिली भी बोलते हैं. काजू वगैरह इसके अंदर आती है. और तो ये हो जाएगा एनाकार्डिएसी फैमिली. हायरार्की आप सभी लोग जानते होंगे. हायरार्की क्या है हमारी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली. क्लासिफिकेशन की जो हायरार्की है वो ये है: फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज. इस हायरार्की में इन्होंने पहली चीज हमें क्या दी? फैमिली. और कौन सी फैमिली है इनमें से? इन चीज़ों को ना गेस करने का एक तरीका और है. मोस्टली EAC लास्ट में सी जिसमें आता है वो किसके लिए होता है टर्म यूज? फैमिली के लिए. और जिसमें एल्स वर्ड है लास्ट में ये किसको डिनोट करता है? ऑर्डर को हमेशा. तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? सेपेंडेल्स. इसके अंदर बहुत सारी फैमिली आती है. ऑर्डर के अंदर क्या आती है? फैमिलीज आती हैं बहुत सारी. ये आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे ना कि भाई फैमिली, फाइलम मिलाकर क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं. क्लास मिलकर एक जैसी क्लास जिनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो ज़्यादा वो मिलकर फाइलम बनाती हैं. और बहुत सारे ऑर्डर किसके अंदर आते हैं? क्लास के अंदर. और बहुत सारी फैमिलीज किसके अंदर आती हैं? किसी ऑर्डर के. तो सेपेंडेल्स ऑर्डर के अंदर एनाकार्डिएसी फैमिली भी आती है, रूटेसी फैमिली भी आती है, सिट्रस फैमिली जिसको हम बोलते हैं, सेपेंडेसी भी आती है. और इसमें सिट्रस फ्रूट्स, लीची, मैंगो, मैपल ट्री, ये सारे इंक्लूड होते हैं प्लांट्स. उसके बाद जीनस है. जीनस हमारा क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा. मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है. और मैंजीफेरा इसका क्या है? जीनस है. और इंडिका इसकी क्या है? स्पीसीज है. तो स्पीसीज का मैचिंग हमारा क्या हो जाएगा? इंडिका. और किंगडम क्या है? प्लांटी है. आप सभी जानते हो 5 हमारे पास किंगडम है मेन. कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये RH विट्टे करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है. सो प्लांटी तो बहुत इजी है, क्या हो जाएगा? किंगडम हो जाएगा. स्पीसीज हमारी हो ही गई क्या? इंडिका. सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ? थर्ड ऑप्शन. यानी कि थर्ड में क्या है? A का क्या है? थर्ड है. और B का क्या है? हमारा 4 है. और C का क्या है? 5th है. सो इसी तरह से आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, IUCN इज ऑल्सो कॉल्ड एज. IUCN को और क्या कहते हैं? तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन कंसोर्शियम. तो आंसर यहाँ हो जाएगा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. IUCN क्या है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है. और उसको और क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं. सो आंसर सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इन प्लांट्स शोज प्रेजेंस ऑफ. हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल प्लांट्स में किसकी प्रेजेंस को शो करती है? पहली बात समझिए, 3 तरह की लाइफ साइकिल प्लांट्स फॉलो रखते हैं. हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है जो 11th एनसीईआरटी से ही हमारा सोल्व हो जा रहा है. हैप्लोन्टिक किसको बोलते हैं बेटा? 2 फेज होती हैं प्लांट्स की लाइफ में. एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट और एक को बोलते हैं स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट एंड सेकेंड वन इज स्पोरोफाइट.
ये क्या है, हैप्लोइड फेज होती है, और ये क्या होती है, डिप्लोइड फेज होती है। हैप्लोइड डिप्लोइड आप लोगों को क्लियरली मालूम है। हैप्लोइड मीन्स जिनके पास एक सेट है क्रोमोसोम्स का, और डिप्लोइड मीन्स जिनके पास दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं दो, या डीएनए का भी कहिए डबल सेट होता है। तो गैमेटोफाइट लाइफ की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक कैरेक्टर होता है प्लांट्स में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीनिंग क्या है कि पहले क्या आएगी, हैप्लोइड फेज आएगी, या क्या आएगी, हैप्लोइड फेज को बोलते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी लाइफ में। उसके बाद क्या आएगी, डिप्लोइड यानी कि स्पोरोफिटिक। अब अलग अलग प्लांट्स में जिसमें ये हैप्लोइड स्टेज जो है या गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज है ये डोमिनेंट है, और ये लॉन्ग टाइम तक और रह रही है ये वाली फेज, और ये बहुत शॉर्ट टर्म है और ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो उसको बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक में रिवर्स हो जाएगा, जिसमें ये स्पोरोफाइट वाली स्टेज या डिप्लोइड स्टेज जो है ये डोमिनेंट है और ये इसके ऊपर डिपेंड है सॉरी, और ये लंबे टाइम तक के लिए है। मीन्स ये वाली कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आती है, यही रहती है पूरा टाइम डोमिनेंट, तो उसको डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और हैप्लोडिप्लोन्टिक क्या होता है, जिसमें दोनों ही फेज बराबर होती है, हैप्लोइड फेज भी और डिप्लोइड भी। सो प्लांट्स के अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग हमारी डिवीजन में क्या होता है, अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, जिसमें गैमेटोफिटिक फेज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल और फ्यू सेल्ड हैप्लोइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक फेज, भाई देखिए हैप्लोन्टिक है ना, तो इसमें डोमिनेंट कौन होगी, गैमेटोफाइट होगी, तो वो सिंगल या फ्यू सेल्ड हैप्लोइड गैमेटोफाइट से तो रिप्रेजेंट नहीं होगी। हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों फेज मल्टी सेलुलर होती है, ऐसा भी नहीं होगा, ये हैप्लोडिप्लोन्टिक में होगा। डिप्लोइड स्पोरोफाइट डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट होता है, नहीं स्पोरोफाइट नहीं होगा डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट, बल्कि क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 विल बी करेक्ट, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट विच डोमिनेट्स द लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में डोमिनेट कौन रहेगा, गैमेटोफाइट, और वो क्या होगा, फ्री लिविंग होगा, मीन्स स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे बेटा, वोल्वोक्स है, स्पाइरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज है, यानी कुछ एल्गी जो होती है उनमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइट्स में। और जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है इनमें कैसा होता है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। मीनिंग आप समझ ही गए, हैप्लोडिप्लोन्टिक में दोनों फेज होंगी ऑलमोस्ट इक्वल, एंड डिप्लोन्टिक में स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट होगा, और हैप्लोन्टिक में क्या होगा, केवल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होगा, डिपेंड नहीं करेगा स्पोरोफाइट पे। और यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो केवल जाइगोट से रिप्रेजेंट हो रहा है, जाइगोट आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, फिर वो क्या कर रहा है, मियोसिस कर रहा है, जाइगोट बन रहा है, वो मियोसिस करके स्पोर्स बना रहा है, और स्पोर्स से वापस फिर क्या बन जा रहे हैं गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट के पास फिर मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं, वो दोनों फिर फ्यूज हो रहे हैं, मेल गैमेट बन रहा है और फीमेल गैमेट बन रहा है, फ्यूज हो रहा है, और क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। तो डिप्लोइड स्टेज सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है जाइगोट से शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी सारी ये क्या है, हैप्लोइड फेज है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हमारा, जनरेशन ऑफ नेट एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन विदाउट इन्वॉल्विंग माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स ड्यूरिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एटीपी, नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग विदाउट इन्वॉल्विंग माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इन्वॉल्व हुए बिना इनमें से किस प्रोसेस में नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं बिना माइटोकॉन्ड्रिया के इन्वॉल्व हुए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, क्रेब्स साइकिल, ये तो बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होती है, रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप कहिए इसको, पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, तो नहीं होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, ये भी हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होती है। और ईटीसी का क्या मीनिंग है बेटा, सो इन ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। और होता क्या है इसमें, एटीपी का सिंथेसिस होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन्स का एक सीक्वेंस होता है, और वो प्रोटीन्स में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सबसे पहले क्या होता है, NADH2। देखिए ईटीसी का यूज मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि एटीपी अगर डायरेक्ट जनरेट हो रहे हैं तो उसको तो बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जैसे हमारे ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का जो जनरेशन होता है वो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और कुछ क्रेब्स साइकिल में भी डायरेक्ट एटीपी बनता है। डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से क्या मीनिंग है, डायरेक्ट वाले को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, और इसमें क्या होता है, कोई इंटरमीडिएट फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट जिसके पास
पास फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है कोई हाई एनर्जी फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट एडीपी को फॉस्फेट ग्रुप दे देता है, एडीपी को या जीडीपी को, और वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एटीपी में या जीटीपी में। जब एडीपी या जीडीपी से बनता है एटीपी या जीटीपी, क्या करके फॉस्फेट ग्रुप लेकर किससे, किसी एक फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट से, मीन्स जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया उन्होंने एडीपी को, और एडीपी से सीधा एटीपी बन गया, उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में भी बनते हैं एटीपी इस तरीके से, कुछ क्रेब्स साइकिल में भी बनते हैं। बट इन्होंने पूछा है कि किस में क्या नहीं होता, एटीपी मॉलिक्यूल में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो वो तो नहीं हो सकता आंसर इसका, इसलिए यहाँ हो जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें ग्लाइकोलाइसिस आता है और ग्लाइकोलाइसिस में माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, NADH और FADH2 को लिया जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सबसे पहले, और वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, उनके थ्रू जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का यूज करके एटीपी बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और एनर्जी रिलीज होती है उससे, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, डिफरेंट प्रोटीन में से इलेक्ट्रॉन्स जब पास ऑन होते हैं तो वो एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का यूज करके एटीपी सिंथेसिस किया जाता है। तो सीधा सा हम बोले अगर NADH और FADH2 से, एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, तो अगर उस तरह से बने तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और अगर सीधा सीधा बन रहा है किसी फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट से फॉस्फेट ग्रुप लेके, उसको बोलते हैं डायरेक्ट या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग है वैसे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होके एटीपी बनना, तो एटीपी बनने की प्रोसेस ये दो तरीके से हो सकती है, और ये वाली जो प्रोसेस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं है ग्लाइकोलाइसिस में, सो ये यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसके बाद एक ऑप्शन और उन्होंने दिया था फोटो रेस्पिरेशन, जिसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। प्लांट्स में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, क्या होता है, रूबिस्को एक एंजाइम होता है हमारा जिसके पास दोनों फंक्शन होते हैं, ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। तो मोस्टली ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा। बट अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें रिलीज होता है। तो प्लांट्स में होने वाली एक वेस्टेज प्रोसेस है एक तरह से, समझो इसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ग्लाइकोलिक एसिड नाम का प्रोडक्ट बन रहा है, जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर भी एटीपी का सिंथेसिस, यहाँ तो एटीपी बनती ही नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर इन ऑल द मेंशन्ड सेल टाइप्स पॉजेस थिक एंड लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल। इनमें से वो ऑप्शंस हमें चूज करने हैं। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 11th NCERT से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने वहां से टिश्यू चैप्टर पढ़ा हुआ है तो। स्क्लेरेड्स, ट्रैकिड, वेसल मेंबर पूछा है कि किसमें थिक और लिग्नोसेलुलोजिक, मींस जिसमें लिग्निन और सेलुलोज डिपॉजिट होता है, ऐसी सेल वॉल होती हैं किसमें। तो स्क्लेरेड्स, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का टाइप है। स्क्लेरेंकाइमा में आप जानते हो थिक और लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल ही होती है, मोटी। आपने कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा अगर पढ़ा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के ये तीनों टाइप होते हैं। पैरेनकाइमा में क्या होता है, थिकनिंग जो होती है थोड़ी कम होती है सेल्स के चारों तरफ, और स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर ये बेसिक पैकिंग टिश्यू है हमारा। कोलेनकाइमा ये कहाँ पर होता है, जितने भी हमारे जो फ्लेक्सिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट में, जिन्हें आसानी से बेंड किया जा सकता है बिना तोड़े, जैसे कि हमने कोई ब्रांच लगी हुई है यहाँ पर, तो वो ऐसे, या कोई लीफ लगी हुई है तो आप उसको यहाँ से ऐसे बेंड कर लो कुछ भी, तो वो टूटेगी नहीं यहाँ से इजीली। तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू है, यहाँ पर इसके टिप में या यहाँ टहनी में कोलेनकाइमा, जो इसको इजीली बेंड करा रहा है विदाउट ब्रेकिंग। फिर तीसरा हमारा स्क्लेरेंकाइमा होता है। स्क्लेरेंकाइमा सारे हमारे हार्ड और जितने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारे, जैसे कि सीड नट है या फिर सीड का कवर है या कोकोनट का जो कवरिंग होती है, वो सब में हमारा कौन सा है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है। और लीव्स में भी अगर आप देखो तो जो ये वेन्स होती हैं, वेन्स वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है। यानी कि स्क्लेरेड्स जो है इनकी, कोलेनकाइमा में क्या है, थोड़ी थिकनिंग बढ़ी, सेल वॉल की थोड़ी थिकनिंग बढ़ी, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस अभी भी तो बहुत कम है, बट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं स्क्लेरेंकाइमा की, तो स्क्लेरेंकाइमा में क्या हो जाता है बेटा, जो ये ल्यूमेन है अंदर का, ये जो स्पेस होता है टिश्यू के अंदर, ल्यूमेन बिल्कुल घट जाता है और थिकनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और लिग्निन डिपॉजिट होता है जो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है।
तो स्क्लेरिड्स तो स्क्लेरेंकाइमा का ही टाइप है, ये तो हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रैकिड्स और वेसल मेंबर है, ये हमारे जाइलम एलिमेंट्स हैं, जाइलम के कंपोनेंट होते हैं ना 4, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये भी हमारी डेड सेल्स होती हैं और इनमें भी ऐसा ही होता है, थिक और लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल। तो आंसर 1 विल बी करेक्ट, स्क्लेरिड्स, ट्रैकिड और वेसल मेंबर्स। कोलेनकाइमा, स्क्लेरिड, गार्ड सेल नहीं होगा, बाकी सब में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें नहीं है थिकनिंग, जो है वो थिक वॉल किसकी बनी हुई है, लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल की नहीं बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ मियोटिकली डिवाइडिंग सेल्स a dicentric anaphase bridge was observed under the microscope. What would be the possible cause of such appearance in a dicentric chromosome? एक डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम में डाइसेंट्रिक एनाफेज ब्रिज देखने को मिल रहा है मियोटिकली डिवाइडिंग सेल में, तो वो किस तरह का म्यूटेशन का एग्जाम्पल है? सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन या डिलीशन म्यूटेशन? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छे लेवल का है, हम कह सकते हैं कि ये 12th लेवल का तो नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल का हम इसको मान सकते हैं। आप देखोगे तो म्यूटेशन जो होता है बेटा क्रोमोसोम्स में, सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन क्या होता है कि जिसमें एक बेस पेयर में चेंज आ जाए, जैसे पॉइंट म्यूटेशन होता है हमारा कि भाई ए के प्लेस पर क्या आ गया, जी आ गया, या कुछ भी ऐसा एक बेस पेयर किसी दूसरे बेस से चेंज हो जाए। डिलीशन म्यूटेशन की हम बात करें तो डिलीशन में क्या होता है, कोई एक बेस किसी सीक्वेंस में से, ये सीक्वेंस है सपोज ए टी जी सी सी, इसमें से अगर मैं एक बेस यहाँ से डिलीट ही कर दूं तो उसको डिलीशन म्यूटेशन बोलेंगे। अब बात आती है ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन क्या है बेटा। इसमें क्या होता है, सपोज ये हमारा कोई डीएनए का सेगमेंट है और इसके ऊपर ए बी सी डी ई करके कुछ भी हमारा सीक्वेंस है, हम अपने एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए आसानी के लिए बना लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये हमारा एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। सो बेसिकली इन्वर्जन में होता क्या है, इन्वर्जन में कोई एक सेगमेंट डीएनए का इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्जन मीन्स वो ये इन्वर्ट यानी उल्टा हो जाता है। यहाँ देखिए ये अपने आप को ऐसे रिवर्ट या इन्वर्ट कर लेगा और सपोज ये हो जाएगा ई, ये इसको इन्वर्ट करो ई डी सी ऐसे। तो अब ये पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक का क्या मीनिंग है? पैरासेंट्रिक में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है ये इन्वॉल्व नहीं है, ये पैरासेंट्रिक हो जाएगा। सेंट्रोमियर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, क्रोमोसोम का पार्ट जानते हो ना सेंट्रोमियर। तो सीडी अगर हमने यहाँ ये वाले सेगमेंट को इन्वर्ट किया तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ। पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होता है। ये इतना सेगमेंट क्या हो रहा है, अगर इन्वर्ट बीसीडी को मैं इन्वर्ट कर दूं तो वो पेरीसेंट्रिक हो जाएगा। जो डाइसेंट्रिक और असेंट्रिक की बात है बेटा, फिर अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा इनमें तो क्रॉसिंग ओवर में लूप बनेगा, यानी जो एक्सचेंज होगा डीएनए सेगमेंट का, अगर ये ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा तो लूप बना के वो आमने सामने ऐसे ले आएंगे अपने आप को। और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो पैरासेंट्रिक में तो क्या होता है, एक सेगमेंट में जब क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट आता है तो एक सेगमेंट में तो क्या चले जाते हैं, 2 सेंट्रोमियर, और एक में एक भी सेंट्रोमियर नहीं रहता है, तो एक डाइसेंट्रिक बन जाती है आर्म, एक क्रोमेटिड, और दूसरा कैसा हो जाता है, असेंट्रिक बन जाता है। तो वो पैरासेंट्रिक में होता है, पेरीसेंट्रिक में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़िए। इसके लिए अगर हम समझाने लगे, अगर आपका ये पहले से कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, क्लियर नहीं है, तो सेपरेट वीडियो से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए या बुक्स से क्लियर कीजिए। एक बड़ा टॉपिक है ये अच्छा खासा और समझने लायक है और क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट्यूटस इंड्यूसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इन्होंने कहा है कि ग्रेट्यूटस इंड्यूसर के बारे में इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करो। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इट कैन बाइंड विद प्रोमोटर रीजन ऑफ अ जीन बट कैन नॉट फैसिलिटेट जीन एक्सप्रेशन। ये क्या होते हैं बेटा, एक ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो इंड्यूसर को मिमिक करता है, इंड्यूसर के जैसा होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, जीन एक्सप्रेशन को ट्रिगर तो कर सकता है लेकिन बट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड जीन। इसका क्या मीनिंग होगा बेटा कि जैसे लैकोपेरोन की ही हम बात करें तो लैकोपेरोन में, ओपेरोन आप समझते हो ना, एक ऐसा सेट होता है जीन्स का जिसमें
कुछ तो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, लैकोपेरोन आपने पढ़ा होगा। स्ट्रक्चरल जीन्स तो वे हैं जो मेन जीन है हमारी, और जो क्या कर रही हैं, हमारा मैसेंजर आरएनए और फिर प्रोटीन बनवा रही हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए मेटाबॉलिक प्रोटीन जो चाहिए या एंजाइम जो चाहिए वो बनवा रही हैं। लेकिन कुछ ऑपरेटर जीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, इन जीन्स को फंक्शन करने के लिए क्या करती है, रेगुलेट करती हैं, रेगुलेटरी जीन होती हैं। तो इनमें एक इंड्यूसर भी होता है। ओपेरोन का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये हर टाइम ऑन नहीं रहती, कोई भी जीन जो है हर टाइम फंक्शनिंग नहीं करती। जब नीड होगी किसी सेल को तो ओपेरोन ऑन कंडीशन में होता है और ये प्रोटीन बनती हैं। और उसके लिए इंड्यूसर होते हैं कि जब नीड होती है तो इंड्यूसर आएगा और इस ओपेरोन को क्या करवाएगा, ऑन कंडीशन में लाएगा या ऑपरेट करेगा। तो इंड्यूसर का काम लैकोपेरोन में कौन कर रहा है, लैक्टोज कर रहा है। और लैक्टोज ही बेटा क्या है, यहाँ मेटाबोलाइज हो रहा है। जो लैकोपेरोन में यहाँ एंजाइम बनते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो मेटाबोलाइजेशन भी किसका हो रहा है, लैक्टोज का। और इंड्यूसर की तरह भी काम कौन कर रहा है, यहाँ पर लैक्टोज ही कर रहा है। लैक्टोज क्या करता है, यहाँ पर एक हमारे पास रिप्रेसर जीन बनती है, और वो रिप्रेसर जीन जो है वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है। रिप्रेसर जीन बनेगी और वो रिप्रेसर जीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी, और ऑपरेटर से बाइंड होकर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको आगे प्रोसीड नहीं करने देगी, और आगे प्रोसीड नहीं होगी तो यहाँ पर ZYA जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। तो ये लैक्टोज आकर क्या कर लेता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और रिप्रेसर प्रोटीन को यहाँ से हटा देता है, यहाँ नहीं जाने देता है। तो ऑपरेटर एक्सपोज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली यहाँ से जाएगा और ये प्रोटीन बनेंगी। तो इंड्यूसर का भी काम यही कर रहा है, यानी ओपेरोन को ऑन करवाने का और स्टार्ट कराने का, और फिर मेटाबोलाइज यानी कि ब्रेकडाउन भी इसी का हो रहा है, सबस्ट्रेट भी यही है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्रेट्यूटस इंड्यूसर क्या होते हैं। ये ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोमोटर रीजन से बाइंड होकर जीन एक्सप्रेशन तो करवा सकते हैं प्रोमोटर रीजन से। सो ये फर्स्ट जो हमारा था इसमें ये कहा था ना कि ये जीन एक्सप्रेशन नहीं करा सकते, तो जीन को एक्सप्रेशन तो करा सकते हैं, बाइंड भी हो सकते हैं, बट क्या नहीं करते, मेटाबोलाइज नहीं होते हैं एंजाइम से। ये जो एंजाइम यहाँ बने थे जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करते हैं, ये इंड्यूसर, इसका इंड्यूसर ऐसे ग्रेट्यूटस इंड्यूसर जो हैं इनका ये मेटाबोलाइजेशन नहीं करा सकते, ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, मींस एंजाइम इनको यूज नहीं करेगा। इंड्यूसर का काम तो कर देंगे, स्टार्ट तो करा देंगे, बट आगे फिर एंजाइम्स इनको मेटाबोलाइज नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल है हमारे पास आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड। ये रिजेंबल करता है किससे, लैक्टोज से। मीन्स ये इंड्यूसर का काम तो करेगा, जीन एक्सप्रेशन तो कराएगा, बट एंजाइम इसको मेटाबोलाइज नहीं करेगा। इट इज आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ ग्रेट्यूटस इंड्यूसर विद द मेन इंड्यूसर मॉलिक्यूल अ जीन कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, मेन इंड्यूसर इस पर डिपेंड नहीं करता है। इट रिजेंबल्स द इंड्यूसर मॉलिक्यूल बट हैज नो रोल इन जीन एक्सप्रेशन। ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल के जैसा तो होता है बट इसका जीन एक्सप्रेशन में रोल नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हमारा यही होगा, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड लैक्टोज के को रिजेंबल करता है और ये एक ग्रेट्यूटस इंड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट ऑफ 0.7 ऑफ अ टिश्यू और एन ऑर्गन इज सजेस्टिव ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू बी। क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा कि रेस्पिरेटरी क्वेसेंट या RQ जो होता है, क्या होता है RQ, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसके रेशियो को हम RQ बोलते हैं। और ये अलग अलग सबस्ट्रेट का डिफरेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के लिए वैल्यू 1 होती है और लिपिड्स के लिए अबाउट 0.7 एंड प्रोटीन्स के लिए 0.8 to 9 एंड मैलेट के लिए ये 1 से ज़्यादा होगी। मैलेट मीन्स फैटी एसिड्स के लिए। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैलेट्स और लिपिड इन्होंने पूछा है कि किसका, और इनमें से फिर करेक्ट पेयर बताना है। A B को मिला लें, A D को मिलाएं या C D को, या फिर B और D को मिलाएं, तो किसका जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो मिला के RQ की वैल्यू अबाउट 0.7 आती है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें A + B, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, प्रोटीन का 0.8 से 9 होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए C + D, मैलेट और लिपिड्स का, ये भी 1 से ज़्यादा है और लिपिड्स का भी 0.7 के अराउंड हो जाएगा, तो वो भी हमारा नहीं आएगा इक्वल किसके, 0.7 के। फिर इसमें दिया है क्या, A + D। A + D में क्या है बेटा, प्रोटीन्स और लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड्स का भी दोनों का 0.7 और 0.9 के अराउंड होता है, दोनों को मिलाए तो इतना नहीं आएगा। फोर्थ देखिए B + D, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स।
यहाँ पर बी प्लस डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? बिकॉज बी में हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और डी क्या है? लिपिड्स। अब आप सोचोगे कार्बोहाइड्रेट का तो अभी आपने 1 बताया और लिपिड्स का क्या बताया है हमने? 0.7। तो 1 और 0.7 को मिला के तो अबाउट 0.7 नहीं आता है। बट एक केस में ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों तरह का ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में है तो कार्बोहाइड्रेट इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन 0 होता है। तो जैसे आप देखते हो ना फर्मेंटेशन में, ईस्ट में आप देखोगे इथेनॉल बनता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होता। या फिर हमारी मसल सेल्स में भी जब हम कोई विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, हम ऑक्सीजन हमारे पास जब कम होती है तो हम बिना ऑक्सीजन के हमारी सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती हैं ग्लूकोज का, और वो ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड बनाती हैं। और ईस्ट में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है, इथेनॉल बनता है। बट कहीं पर भी वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0 हो जाएगा, तो वहाँ RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी उस केस में, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में। तो हम तब बोल सकते हैं कि 0 प्लस 0.7 मिला के तब 0.7 आ सकता है। तो यहाँ आंसर थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ें थी, तो B प्लस डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, पोलिनियम कैन बी कैरेक्टरिस्टिकली ऑब्जर्व्ड इन। पोलिनियम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किस में ऑब्जर्व किया जाता है? पोलिनियम होता क्या है बेटा? एक कोहेसिव मास होता है पोलन ग्रेन्स का, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स मिलकर बनाते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं एज अ सिंगल यूनिट ड्यूरिंग पोलिनेशन। पोलिनेशन के दौरान पूरा का पूरा मास गुच्छा टाइप बना रहता है पोलन ग्रेन्स का, और वो पूरे के पूरे एक साथ ट्रांसफर होते हैं एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में। पोलिनियम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? हमारे पास ऑप्शंस है ओरोबैंकेसी, ऑर्किडेसी, सोलेनेसी और कंपोजिटी फैमिली। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑर्किडेसी, यानी ऑर्किड फैमिली, जिसमें सनफ्लावर, डेजी वगैरह आते हैं। ऑर्किडेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोलिनियम की प्रेजेंस। तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से, पोलिनियम किस में होता है? ऑर्किड फैमिली में। ओरोबैंकेसी ये एक पैरासिटिक प्लांट की फैमिली है, डोडर फैमिली भी बोलते हैं इसको। सोलेनेसी आप जानते ही हो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब इसी में आते हैं। कंपोजिटी एस्टेरेसी फैमिली भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फाइला हैव एनिमल्स शोइंग प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये फिर से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से फाइला के कौन से सेट में एनिमल्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और वो भी कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का। आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एकाइनोडर्मेटा में भी ओपन होता है, और मोलस्का में कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। ओपन और क्लोज्ड आप जानते हो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो ना करके जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली बात करते रहते हैं ब्लड में, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता। और क्लोज्ड कैसा होता है? जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं उनमें फ्लो करता है। आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, एनिलिडा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर ये इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज प्लेटीहेल्मिन्थीज में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। प्लेटीहेल्मिन्थीज यहाँ दिया है इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कोर्डेटा एक्लेमिन्थीज, यहाँ एक्लेमिन्थीज के पास नहीं होता है। सो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फ्लावर्स ऑफ। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? जब हम किसी डिजायर्ड प्लांट्स के बीच क्रॉस करवाते हैं, मीन्स एक डिजायर्ड प्लांट के पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं दूसरे अपने किसी डिजायर्ड प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर। मीन्स हम जिस प्लांट के बीच चाह रहे हैं, जिन प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स हम किसी प्लांट में लाना चाह रहे हैं अपने रिजल्टिंग प्लांट्स में, तो हम उन दो प्लांट्स के बीच क्रॉस कराएंगे जिनके कैरेक्टर्स हम अपनी नई जनरेशन में लाना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए अगर वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक के हमें मेल वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। हम क्या करते हैं? स्टैमन को रिमूव कर देते हैं, स्टैमन को रिमूव कर देते हैं, मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या हो, उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो। सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा तो हम क्रॉस तो नहीं करा सकते ना, अगर उसी के पास अवेलेबल रहेंगी दोनों चीज़ें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम इमैस्कुलेशन कराते हैं अगर हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है या बाइसेक्सुअल प्लांट है। बट अगर यूनिसेक्सुअल है तो हमें नीड नहीं है। यूनिसेक्सुअल मीन्स उसके पास या तो मेल पार्ट ही है या फिर फीमेल पार्ट ही है उसके पास। तो यहाँ पर पपाया, वीट, ब्रिंजल और पोटैटो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। बाकी सारे बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं
किसको छोड़कर? पपाया को। पपाया आप जानते हो ना, यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, एक प्लांट पर केवल एक ही फ्लावर आते हैं, आइदर मेल और फीमेल। सो वहाँ हमें इमैस्कुलेशन की कोई नीड नहीं है, मेल्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिनमें होगा फीमेल उनमें केवल फीमेल ही होगा, और जिस प्लांट के आप पोलन ग्रेन उसके साथ उसके स्टिग्मा पर डालना चाह रहे हैं वो ईजिली कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये हमारा। A practice of animal breeding in which superior male of one breed is mated with superior female of another breed is called। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एनिमल ब्रीडिंग की एक प्रोसेस जिसमें हम सुपीरियर मेल लेते हैं किसी ब्रीड का और उसकी मेटिंग कराते हैं सुपीरियर फीमेल के साथ दूसरी ब्रीड की, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग या फिर आउट ब्रीडिंग। यहाँ आंसर बेटा हमारा हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में हम ऐसा करते हैं, किसी एक ब्रीड की सुपीरियर मेल को लेते हैं, दूसरे ब्रीड की सुपीरियर फीमेल को लेते हैं और उनके बीच ब्रीडिंग कराते हैं। इन ब्रीडिंग में क्या होता है? एक ही ब्रीड के मेंबर्स के बीच रिप्रोडक्शन कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है? दो डिफरेंट ब्रीड के बीच कराया जाता है क्रॉस। और आउट ब्रीडिंग में क्या होता है? इन आउट ब्रीडिंग देयर इज अ मेटिंग बिटवीन टू ब्रीड विच आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पर क्या होता है? दो ऐसी ब्रीड के बीच मेटिंग की जाती है जो क्लोजली रिलेटेड नहीं हो, वो एक ब्रीड की भी हो सकती है, डिफरेंट की भी, और डिफरेंट स्पीसीज की भी हो सकती हैं। नेक्स्ट बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिसीज इन ह्यूमन बीइंग विच हैज सिम्टम्स लाइक डिफॉर्मिटीज एंड थिकनिंग ऑफ लोअर लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स। यहाँ पर क्या है? डिसीज का नाम ना देकर कुछ सिम्टम्स दिए हैं और ये पूछा है कि इनमें से कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है या कॉजेटिव एजेंट कौन है इस डिसीज का, और डिसीज के सिम्टम्स क्या दिए हैं? डिफॉर्मिटीज एंड थिकनिंग्स ऑफ लोअर लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स। 12th NCERT अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पर हमने एक डिसीज पढ़ी है एलिफेंटिएसिस या फिर फिलेरिएसिस, लिम्फेटिक फिलेरिएसिस भी बोलते हैं उसको। ये डिसीज क्या होती है? वुचरेरिया बैंक्रफ्टी नाम के एक ऑर्गेनिज्म से या एक पैरासिटिक राउंड वर्म से होती है, और इसमें हमारे जो लोअर लिम्स हैं और जेनाइटल ऑर्गन्स हैं स्पेशली मेल के, उनकी लिम्फेटिक वेसल्स जो है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो लेग्स हैं या लिम्स, लोअर लिम्स हैं, वो थिक हो जाते हैं, बहुत मोटे होते हैं, लाइक एलिफेंट के जैसे हो जाते हैं, और जेनाइटल ऑर्गन्स में भी स्वेलिंग हो जाती है। इसलिए इस डिसीज को बोलते हैं एलिफेंटिएसिस या फिर लिम्फेटिक फिलेरिएसिस, बिकॉज फिलेरियल वर्म भी है इसका कॉमन नेम। वुचरेरिया बैंक्रफ्टी को कॉमनली क्या कहा जाता है? फिलेरियल वर्म बोला जाता है। सो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? वुचरेरिया बैंक्रफ्टी। बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर हम देखें, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, ये एक हुक वर्म है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। टीनिया सोलियम, इसको पोर्क टेप वर्म भी बोलते हैं, और ये टीनिएसिस या फिर सिस्टिसर्कोसिस नाम की डिसीज कॉज करता है। नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफिमोरियम, जिसे आप जानते हो बहुत कॉमन है, टाइफाइड कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द वेस्कुलर कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच जो वेस्कुलर कनेक्शन होता है वो उसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक या फिर पोर्टल सर्कुलेशन। किसकी बात की है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मीन्स हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और जो लीवर है, दोनों के बीच एक वेस्कुलर कनेक्शन होता है, मीन्स ब्लड वाला कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, या फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं, या हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है बेटा? एक पोर्टल वेन होती है जो जीआई ट्रैक्ट से, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कहाँ जाती है? लीवर में जाती है। मीन्स पहले जो है ब्लड न्यूट्रिएंट्स को लेकर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से इस पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा, और लीवर में उसमें से, उस ब्लड में से अगर कुछ डिटॉक्सिफाई होना होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स को डिटॉक्सिफाई करना होगा, हटाना होगा, तो वो काम पहले लीवर में होता है, उसके बाद फिर सारी सेल्स में या सब जगह पर वो न्यूट्रिएंट्स या वो ब्लड भेजा जाता है। तो इसको हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं। आंसर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या एस, जिसको स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ। किस चीज़ का मेजरमेंट होती है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा। 70s 80s राइबोसोम हम लोग सुनते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होता है। तो व्हाट इज एस इन दिस वैल्यू? इस वैल्यू में ये एस क्या है? ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, स्वेडबर्ग। और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है? इसमें क्या होता है बेटा? एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है और उसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है जो
हमारा जिस चीज़ की भी आप राइबोसोम का साइज हम इससे मेजर करते हैं, राइबोसोम का मेजरमेंट होता है इससे। सो राइबोसोम को 70s और 80s में इसके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे डिसाइड किया गया है। तो वो किस चीज़ की मेजरमेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम एंड वेट, सेकंड है साइज एंड कलर, थर्ड है मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्थ है डेंसिटी एंड साइज। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंसिटी एंड साइज। ये उस सेंट्रीफ्यूज में क्या देखा जाता है कि उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है टेस्ट ट्यूब में डाल के, और कितना क्विकली कोई पार्टिकुलर क्या करता है कि सॉल्यूशन में या सस्पेंशन में कितने टाइम में या कितने क्विकली सेडिमेंट हो जाता है किसी सेंट्रीफ्यूज में अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड ए सेंट्रीफ्यूज। एक सेंट्रीफ्यूज में जब हम उसको तेजी से घुमाएंगे तो हाउ क्विकली कोई सब्सटेंस या कोई पार्टिकल कितनी तेजी से सेडिमेंट हो रहा है, उस वैल्यू को ही हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। और किसका सेडिमेंट जल्दी बनेगा, कौन क्विकली सेडिमेंट बनाएगा बेटा? जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर जिसका साइज ज़्यादा होगा। तो एक तरह से डेंसिटी और साइज को डिनोट करने के लिए ये यूनिट होती है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और 70s और 80s मेनली हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है राइबोसोम को। जो 70s है वो भी दो स्मॉलर सब यूनिट्स का बना होता है, 50s और 30s सब यूनिट, और जो 80 है वो 60s सब यूनिट और 40s सब यूनिट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द बैक्टीरियल जेनेरा विच आर ऑफन इंक्लूडेड इन प्रोबायोटिक फूड्स आर। कौन से बैक्टीरियल जेनेरा ऑफन प्रोबायोटिक फूड्स के अंदर आते हैं? बैसिलस एंड स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस और साल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, और लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। ये क्या कह रहा है बेटा? बाइफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था क्वेश्चन में कि कौन से बैक्टीरिया प्रोबायोटिक फूड में आते हैं। प्रोबायोटिक किसको बोलते हैं बेटा? ऐसा कोई एक्टिव बैक्टीरिया या ईस्ट जो हमारे गट हेल्थ को या हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारी जो गट है उसकी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो बैक्टीरिया काम करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक। सुनते भी होंगे आप आजकल बहुत सारा कि ये प्रोबायोटिक फूड में आता है। तो जिस फूड में ये बैक्टीरिया होंगे, जैसे दही हो गई हमारी, लैक्टोबैसिलस होता है उसमें, तो वो क्या करते हैं, वो गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, इसलिए इनको प्रोबायोटिक फूड बोलते हैं। सो आंसर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी द रीजन फॉर क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोटिक सेल डिवीजन। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब मियोटिक सेल डिवीजन होता है तो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस होती है। डीएनए की जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये पेयर है, और इस पेयर का ये वाला क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है, ये दोनों आर्म क्या है, क्रोमेटिड, ये और ये तो एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये वाली, और अगर इस वाले की मैं बात करूं, 1 इसको मैं मान लेती हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो ये जो 1 वाली है और 2 वाली आर्म है, क्रोमेटिड हम जिसको कह रहे हैं, ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है, और 2 और 3 क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये अपना डीएनए का कुछ सेगमेंट एक्सचेंज कर लेती हैं। इसने इसको अपना कुछ सेगमेंट दे दिया, इसने इसका अपना कुछ दे दिया, जो क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं हम उस प्रोसेस को, और उसी से वेरिएशन कोज होते हैं और एवोल्यूशन होता है। तो इन्होंने पूछा है कि उसका रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन द सेल मीडियम में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का होना, वेरी हाई टेम्परेचर ज़्यादा होना, या फिर एंटागोनिस्टिक नेचर ऑफ सेल्स, या फिर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के होमोलोगस है और उनकी पहले क्या होती है, पेयरिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर से पहले पेयरिंग होती है, मतलब उनका इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आना कि उनके बीच क्या हो सके, क्रॉसिंग ओवर हो सके, ये कंडीशन है, ये रीजन है। पेयरिंग नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। तो आंसर 4 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स विच अकर इन प्रोटीन, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर फंक्शनल ग्रुप। ये असर्शन है हमारा, और रीजन क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर में बी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास अमीनो एसिड की हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो एक हमारे पास अल्फा कार्बन होता है, और इस अल्फा कार्बन पर हमारे पास एक NH ग्रुप होता है NH2, और एक COOH ग्रुप होता है, एक हमारे पास हाइड्रोजन होती है, और एक हमारे पास क्या होता है, R ग्रुप होता है फंक्शनल। हमारे पास अबाउट 20 अमीनो एसिड्स हैं जो क्वेश्चन में बताया है इन्होंने प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन
प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स से मिलकर क्या बनते हैं? जब अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनती हैं? प्रोटीन बनती हैं। और अबाउट 20 है, 20 में भी 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल हैं। 10 हमारी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज हो सकते हैं और 10 हमें बाहर से सोर्सेज से या खाने से लेने होते हैं। तो ये तो बात हुई बेसिक सी चीज़ें अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब इनकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पर ये जो अमाइनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो आर फंक्शनल ग्रुप है इनके ऊपर डिपेंड करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बात हमारी ट्रू हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमारा पूछा है कि असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है कि, या फिर असर्शन ट्रू है रीजन रॉन्ग है, या फिर ए और आर दोनों ट्रू हैं बट रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर ए ट्रू है और आर फॉल्स है। तो एक्सप्लेनेशन को एक बार देखते हैं रीजन को, कि अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर वो कैसे हो सकते हैं? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। अगर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा, और अगर दोनों इक्वल है तो वो न्यूट्रल होगा। तो सीधी सी बात है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल होगा, उसी के बेसिस पर उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, वेरी करेंगी। तो प्रॉपर्टीज इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है और ये चीज़ किस पे? कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप के। तो ये दोनों बात अपने आप में भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो आंसर 1 विल बी करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी कैविटी क्या होती है? वो कैविटी होती है जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, इंस्टीड वो स्कैटर्ड पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मीजोडर्म जो होती है ना वो स्कैटर्ड पैचेस की फॉर्म में होती है और वो बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करती है। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? 11th NCERT से बहुत ईजिली सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो हीमोसिलोमेट, सिलोमेट, शूडोसिलोमेट और असिलोमेट। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? शूडोसिलोमेट। 3 तरह की कैटेगरी होती है हमारे पास सीलोम के बेसिस पर, सीलोम या बॉडी कैविटी के बेसिस पर, असिलोमेट, शूडोसिलोमेट और हमारे सिलोमेट। असिलोमेट तो वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास ये बॉडी कैविटी एब्सेंट ही होती है, और सिलोमेट वो होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, और वो मीजोडर्म से, भाई 3 लेयर होती है ना जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जिसमें मीजोडर्म जो है वो लाइनिंग बनाती है किसके? बॉडी कैविटी के पास, तो उसको बोलते हैं सिलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी मानी जाती है वो। और शूडोसिलोमेट क्या होता है? जिसमें जो बॉडी कैविटी है वो होती तो है बट नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म, मीजोडर्म से लाइन नहीं होती बल्कि जो मीजोडर्म है वो पैचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड रहती है, तो उसको बोलते हैं शूडोसिलोमेट। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 3rd करेक्ट, शूडोसिलोमेट। नेक्स्ट देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम एनालिसिस डिफरेंट क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक्स आर यूज्ड। विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम रीजन इज आइडेंटिफाइड बाय सी बेंडिंग टेक्निक। देखिए क्या होता है, ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, कॉन्ग्रीगेटेड यूक्रोमेटिन और कॉन्स्टिट्यूटिव यूक्रोमेटिन और टीलोमेरिक रीजन। क्या होता है? सी बेंडिंग टेक्निक क्या है? और ये कह रहे हैं कि किस तरह के क्रोमोसोम रीजन इससे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक होती है बेटा जो यूज होती है इस कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन के रीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन तो आप जानते हैं ना, हमारे क्रोमोसोम या क्रोमेटिन में 2 पार्ट होते हैं, एक डार्क स्टेन्ड और लाइट स्टेन्ड, और डेंसली पैक्ड और लूजली पैक्ड। तो जो ये डेंसली पैक्ड हाईली रिपीटेटिव डीएनए होता है जो सेंट्रोमियर के अराउंड मिलता है, सेंट्रोमियर के अराउंड डेंसली पैक्ड और हाईली रिपीटेटिव डीएनए का जो सेगमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और उसके रीजियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेनिंग की टेक्निक यूज होती है इसमें, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो होती है सी बेंडिंग टेक्निक। और यहाँ पर सी जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन, यानी सेंट्रोमियर के आसपास जो हेट्रोक्रोमेटिन मिलता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। सो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।